जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज अपने बात कर रहे हैं कि जो अपने मेवाड़ का इतिहास चल रहा था, उस मेवाड़ के इतिहास में किसकी बात करेंगे? मेवाड़ का गुहिल वंश। इस गुहिल वंश में अंतिम शासक हमने पढ़ा था, उनका नाम था तेज सिंह। अब तेज सिंह के जो पुत्र हैं उनका नाम है समर सिंह। पुत्र का नाम क्या है? समर सिंह। पुत्र का नाम समर सिंह है। समर सिंह का जो शासन काल है वो था 1273 से 1302 ईस्वी तक। कब से कब तक था? 1273 ईस्वी से 1302 ईस्वी तक। ठीक है, 1273 से 1302 ईस्वी तक था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए भी समर सिंह के समय अपने को क्या क्या बातें याद रखनी है, तो मुख्य बात तो आपको ये याद रखनी है कि इनके दो बेटे थे। एक बेटे का नाम क्या था? कुंभकर्ण था। एक बेटे का नाम क्या था? तेज सिंह था। इनके दरबार के जो प्रमुख शिल्पी थे, जैसे आपसे पूछा जाए, केल सिंह है, कदम सिंह है, कल्हण है और पदम सिंह। ठीक है, हाँ, नमस्कार सभी को। लिख लीजिए, इनके समय इनके समय 5 शिलालेख प्राप्त हुए, जिसमें नंबर 1 आबू का लेख, नंबर 2 सीरवा का लेख, नंबर 3 दरीबा का लेख। अब हमसे पूछा जाए समर सिंह के दरबारी, क्या प्रश्न आता है? समर सिंह के दरबारी। तो समर सिंह के दरबारी से प्रश्न आता है, और समर सिंह के दरबारी में कौन कौन है? जैसे मैं कहूं, करम सिंह, कल्हण, केल सिंह, और हमारे पास में पदम सिंह। ठीक है, अब आपसे ये पूछ लिया जाए ये कब कब के थे। जैसे चीरवा वाला है, ये 1273 का है। आबू वाला 1285 का है। ठीक है, चीरवा का लेख 1273 ईस्वी, आबू वाला 1285 ईस्वी, और ये कब का हो गया? 1299 ईस्वी का हो गया। अब हमारे पास में समर सिंह, क्या है? समर सिंह। समर सिंह को क्या कहा गया है? कुंभलगढ़ का एक लेख प्राप्त हुआ है, उसमें क्या कहा गया है? कुंभलगढ़ के लेख के अंदर बताओ, आप जल्दी बताओ। शत्रुओं की शक्ति का अपहरण करता महिला एसआई की भर्ती। भर्तियों का तो देखो दौर, अभी तो राज्य जो है उसके ही दो टुकड़े होने की बात चल रही है, तो अपने उसके ऊपर बात करेंगे आज। तो शत्रुओं की शक्ति का, इसको अपहरणहर्ता कहते हैं, अपहरणकर्ता बोल सकते हैं। शत्रुओं की शक्ति का अपहरणकर्ता कुंभलगढ़ लेख में मिला है। शत्रुओं का सिंह के समान जो है संहार करने वाला, संहार करने वाला, बिल्कुल चीरवा के लेख में मिला है। उतार लिया क्या ये? बताओ। तुर्कों से गुजरात का उद्धारक। अब गुजरात के पास कौन सा जिला लगता है जी? सिरोही लगता है। तो सिरोही में कौन सा लेख आएगा? आबू का लेख आएगा। आबू लेख में यह बात कही गई है कि तुर्कों से गुजरात का उद्धारक था। इसके अलावा शत्रुओं की शक्ति का अपहरण करता था कुंभलगढ़ के लेख में। किसमें था? कुंभलगढ़ के लेख में। शत्रुओं की
शक्ति का अपहरण करता, ये है कुंभलगढ़ लेख में। एक मैंने आपको बताया है कि शत्रुओं का सिंह के समान संहार करने वाला, नरसंहार करने वाला, यह किसमें मिला है? चीरवा के लेख में। शत्रुओं का सिंह के समान संहार करने वाला, शत्रुओं का सिंह के समान संहार करने वाला। तो इसमें सिंह के समान संहार करने वाला, तो हमारे पास में इसके अंदर उत्तर क्या आएगा? इसके अंदर उत्तर आएगा हमारे पास में कि चीरवा का लेख, चीरवा का लेख। अब आपसे मैंने कितने बताए? 5 प्रमुख मिले थे, तो हमने इनका किस किस में क्या क्या माना गया है। अब पूछा जाए कि इसके दरबार में कौन कौन थे। जैसे इसके दरबार में हिंदू विद्वान भी थे, जैन विद्वान भी थे। जैन विद्वान और हिंदू विद्वान दोनों से प्रश्न क्या आता है? पार्श्व चंद जैन और रतन प्रभु सूरी, ये 2 जैन विद्वान थे। कौन कौन से? पार्श्व करवा दिया उसके बाद जसवंत, ठीक है। रतन प्रभु सूरी और पार्श्वचंद जैन, ये तो जैन विद्वान थे। और उसके अलावा हिंदू विद्वान में शुभचंद का नाम आता है, देव वर्मा का नाम आता है, भाव शंकर का नाम आता है। किसका नाम आता है? शुभचंद का नाम आता है, देव वर्मा का नाम, देव शर्मा का नाम आता है, और भाव शंकर का नाम आता है। दरबारी विद्वान, इसमें जैन विद्वान अलग हैं और हिंदू विद्वान जो है वो अलग है, ठीक है। जैन विद्वान और हिंदू विद्वान। उसके बाद जैन विद्वान में नाम आया इसमें पार्श्वनाथ जैन, और एक नाम आएगा रतन प्रभु सूरी। क्या नाम आएगा? पार्श्वनाथ जैन व रतन प्रभु सूरी, ये 2 नाम आएंगे उसके अंदर। हिंदू विद्वान के अंदर क्या नाम आएगा? हिंदू विद्वान के अंदर शुभचंद नाम आता है, शुभचंद नाम है। देव शर्मा नाम आता है, और देव शर्मा के नाम के बाद भाव शंकर नाम आता है। क्या नाम आता है? भाव शंकर नाम आता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद में क्या क्या होता है? आबू में अचलेश्वर मंदिर बनाया जाता है, यानी पुनर्निर्माण कराया जाता है। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर के मठ के लिए भूमिदान की जाती है। हाँ, हो जाएगी क्लास दिनेश जी रेगुलर। नोट कर लिया क्या? आपको क्या याद रखना है? आबू के अंदर एक अचलेश्वर मंदिर है। अचलेश्वर मंदिर वह मंदिर है जिसे अंगूठा मंदिर भी कहा जाता है। भगवान शिव के अंगूठे की पूजा राजस्थान में कहां होती है? तो आपका उत्तर रहेगा कि माउंट आबू के अंदर अचलेश्वर महादेव मंदिर में होती है। उसका पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया था, यानी जीर्णोद्धार करवाया था, मरम्मत वगैरह करवाई थी। और एक पूछा जाए कि खंडित शिवलिंग की पूजा कहां पर होती है? तो आपका उत्तर होगा वेणेश्वर धाम नवाटापुरा के अंदर होती है खंडित शिवलिंग की पूजा। ऐसे ही प्रश्न आता है कि खंडित देवी की पूजा कहां पर होती है? तो वो शीतला माता की होती है। हाँ, सब में मैप आएगा, ठीक है। आबू के अचलेश्वर मंदिर की मरम्मत करवाई श्याम पार्श्वनाथ, श्याम पार्श्वनाथ
मंदिर के लिए, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर के लिए भूमि दान की। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर के लिए भूमि दान की। उसके बाद हमने क्या लिखा था, भी समर सिंह के दो पुत्र थे, समर सिंह के दो पुत्र थे। अब दो पुत्रों में से एक पुत्र का जो नाम है वो क्या नाम है, वो नाम है रावल रतन सिंह। क्या नाम है, रावल रतन सिंह। दूसरे पुत्र का नाम क्या है, वो नाम है कुंभकर्ण। क्या नाम है, कुंभकर्ण। हमें याद क्या करना है, नेपाल में गुहिल वंश की नींव रखी, नेपाल में गुहिल वंश की नींव रखी। और रावल रतन सिंह में क्या लिखोगे, श्रीलंका विवाह के लिए गए। तो अपने आप प्रश्न याद हो जाएगा कि कितने बेटे थे, दो बेटे थे, दोनों ही विदेश चला गए। एक बेटा श्रीलंका चला गया और एक बेटा कहां चला गया, नेपाल चला गया। आपसे प्रश्न पूछा जाए, इस बार भारतीय टीम ने जो एशिया कप जीता है वह किस टीम को हराकर जीता है, तो श्रीलंका की टीम को हराकर भारत ने एशिया कप जीता है। हम आगे नए शासक के बारे में बात करते हैं, जिनका चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह वह शासक है जिनका नाम है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह जो है, इनका शासनकाल 1302 में शुरू होता है और 1303 ईस्वी तक रहता है। रावल वंश के अंतिम प्रतापी शासक जो है वो रतन सिंह थे। यह समर सिंह के बेटे थे। इनके एक पत्नी पहले से थी नागमती, और जो प्रसिद्ध हुई इतिहास में उसका नाम है पद्मनी। पद्मनी श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन और चंपावती की बेटी थी। पद्मनी जो श्रीलंका सिंहल द्वीप जिसे आप कहते हैं वहां के राजा की पुत्री थी। यह वहां पर जाकर उससे शादी करके आते हैं। इन्हीं के काल में चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ था, जिसमें इन्होंने केसरिया किया था। और पद्मनी के जो चाचा थे गोरा एवं बादल, उन्होंने वीरगति को प्राप्त हुए थे। जब इनकी शादी हुई तो गोरा बादल जो है इनके साथ में ही आ गए थे। लड़की के साथ में आने वाला लड़का या लड़की क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं ओलुंदा या ओलंदी। ठीक है, लड़का होगा तो ओलंदा, लड़की होगी तो ओलंदी कहलाती है। लेकिन उसके साथ आने वाली दासियां वो डाबरिया प्रथा में आती थी, जिन्हें कुंवारी कन्याएं कहा जाता था। ठीक, हाँ ध्यान रख लेना। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। रावल रतन सिंह 1302 से 1303 ईस्वी। समर सिंह के पुत्र थे। रावल वंश के अंतिम प्रतापी शासक, रावल वंश के अंतिम प्रतापी शासक कौन थे, रावल रतन सिंह थे। कौन थे, रावल रतन सिंह। रावल वंश के अंतिम प्रतापी शासक जिनका नाम क्या था, रावल रतन सिंह था। पत्नी, पहली पत्नी जिसका नाम था नागमती और एक का नाम था पद्मनी। ये दो नाम हमको देखने को मिलता है। सेनापति इनके पूछे जाएं तो हमारे पास उत्तर रहेगा गोरा और बादल। गोरा और बादल, गोरा और बादल। उसके अलावा बात करें अपने, सेनापति गोरा और बादल हो जाएंगे।
और समर सिंह के बेटे थे। रावल वंश के अंतिम प्रतापी शासक थे। पत्नी नागमती और पद्मिनी थी। सेनापति का नाम गोरा और बादल है। और आपको याद रखना है कि इनके समय चित्तौड़ का पहला साका हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आइए उसी को जानते हैं। ठीक है, तो आपनो भारत है, थोड़ा सा बना दियो टेढ़ो मेढ़ो थे, देख लीजिए। ये हो गया, इधर मैंने ये बना दिया, ये राजस्थान हो गया। ठीक है, ये है श्रीलंका, जिसको आप सिंहल द्वीप भी बोल सकते हैं। श्रीलंका को सिलोन भी कहा जाता है। बिल्कुल नमस्कार सर, बिल्कुल नमस्कार, आप पढ़ते रहे। हाँ ठीक है, श्रीलंका, सिंहल द्वीप या इसको सिलोन। यहां के एक राजा थे, श्रीलंका के राजा, जिनका नाम था गंधर्व सेन। और इस राजा की जो पत्नी थी उसका नाम था चंपावती। और पुत्री थी, जो पुत्री थी उसका नाम था पद्मिनी। श्रीलंका से एक तोता उड़ा, तोता जिसका प्रजाति थी हीरामन प्रजाति का तोता था। उसको ललित भी कहा गया है, कई जगह ललित भी उसका नाम बताया गया है। तो ये तोता जो है वो एक दिन यहां से उड़ता है। ये तोता उड़ रहा है, ये उड़ रहा है, ये भी उड़ रहा है, ये उड़ता 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 कहां पहुंच गया, राजस्थान। तोता राजस्थान में यहां पर किला है, वो किला है चित्तौड़ का। चित्तौड़ के जो शासक थे उनका नाम था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। अब क्या हुआ, चित्तौड़ के राजा के पास में, रावल रतन सिंह के पास में एक तोता आया। और तोता कहता है, दूर देश से आया हूं, एक संदेशा लाया हूं। एक संदेशा, क्या लाए हो? एक इतनी सुंदर रानी है, इतनी सुंदर रानी है कि अगर वो आम का रस भी पीती है तो गले से उतरता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसने कहा कि एक बार फिर से तारीफ की जाए। इतनी सुंदर रानी है, आपको नहीं पता, इतनी सुंदर है कि अगर उसको नाखून भी लग जाए तो खून निकलता है। फिर इसी लुगाई के काम की, कोई बात नहीं, पापा जी देख रहे हैं, पापा जी को भी नमस्कार बोल दो, तो फिर बहुत बढ़िया बात है भाई, खून निकल जाए तो फिर ऐसी लुगाई क्या काम की। तब रतन सिंह जो है तोते की बातों से प्रभावित हो गया, मानव प्रवृत्ति है, और वो यहां से चल पड़ा। आपने गाना सुना होगा, दीवाने हैं दीवानों को तो घर चाहिए, नहीं, दीवाने हैं दीवानों को क्या चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। तो फिर ये यहां से रवाना हुए और पहुंचकर आगे कहां पर, श्रीलंका। जब श्रीलंका पहुंचे तो कई दिनों तक ये यहां पर रहते हैं, लेकिन पद्मिनी का चेहरा नहीं देख पाते। तो मन में सोचते हैं एक दिन तोता मरवा दियो लागे। लेकिन बाद में एक दिन कहते हैं कि आमतौर पर लड़कियों की आदत होती है छत पर बाल सुखाने की। तो कहते हैं कि पद्मिनी जो है छत पर आती है, और वहां से रावल रतन सिंह एक साधु के वेश में थे, उन्होंने उनको देखा, और देखने के बाद उन्होंने कहा तोते ने बात तो अच्छी कही थी। लेकिन ये बात एक दिन लड़की के पिता को पता लग जाती है कि एक साधु वहां देखता रहता है। तब वो साधु के पास जाते हैं कि आखिर कौन हो तुम। तब उसने कहा कि मैं तो एक साधु हूं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, आप साधु नहीं है, आपकी आंखें बता रही है, आप तो कोई वेशधारी कर रखा है। तब उसने बताया कि मैं चित्तौड़ का राजा रावल रतन सिंह हूं, और चित्तौड़ वो किला था जो मौर्यों ने बनवाया था।
गंधर्व सेन ने कहा कि बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, कि एक ही इच्छा है, तुम्हारे दर पर आए हैं भटके हुए, मोहब्बत की आस लिए हुए। तो उन्होंने कहा कि एक झलक चाहिए। तो झलक के साथ में कहा कि मुझे तो पद्मिनी सौंप दो, और वो पद्मिनी को लेकर चित्तौड़ आते हैं। आपको भी पता है कि जब बहू घर पर आती है तो रिसेप्शन की पार्टी होती है। तो रिसेप्शन की पार्टी के अंदर क्या होता है कि वो रिसेप्शन की पार्टी के अंदर जो है सभी को दावत दी जाती है, तो पूरे चित्तौड़गढ़ को दावत दी गई। उसी समय रावल रतन सिंह का एक दरबारी पंडित था, दरबारी पंडित जिसका नाम था राघव चेतन। उस पूरी दावत के अंदर राघव चेतन की नजरें पद्मिनी पर गई और उसने देखा कि ये तो मेरी होनी चाहिए, क्योंकि राघव चेतन एक उच्च कोटि का ब्राह्मण था जिसके पास एक ऐसी विद्या थी कि वो चाहे जिस लड़की को अपने वश में कर सकता था। इस कारण जो है कि वह उसके ऊपर अपने मंत्र उच्चारण करना प्रारंभ करता है। और ये बात रावल रतन सिंह को पता लगी। तो रावल रतन सिंह ने क्या किया, उसको देश निकाला दे दिया। देश निकालने का मतलब यह नहीं था कि पाकिस्तान बॉर्डर ही क्रॉस करा दिया। देश निकालने का मतलब यह था कि उसको मेवाड़ से कहीं और निकाल दिया। मेवाड़ से जब और निकाल दिया गया तब वो क्या करता है कि यहां से आगे पहुंच जाता है दिल्ली। दिल्ली में बैठा था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन बैठा था? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में बैठा हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है यहां पर दिल्ली में बैठा हुआ था। इस अलाउद्दीन खिलजी के पास में आकर कहता है कि तू काहे का राजा है? राजा तो रावल रतन सिंह है और उसकी रानी अगर वो तेरी हो जाए तो ये हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व तेरा होगा। और अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था और वह यहां पर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने के लिए आता है। जब वहां पर आक्रमण करने के लिए आता है तो उस संदर्भ को हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या होता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जो है राघव चेतन के कहने पर वो यहां पर आता है। किसके कहने पर आता है? राघव चेतन के कहने पर। अब क्या क्या होता है उसके बारे में आगे देखते हैं। ये है चित्तौड़ दुर्ग, यहां पर है दिल्ली। दिल्ली में कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। राघव चेतन ने चित्तौड़ आक्रमण के लिए भड़काया। इसका नाम है सुरजा। दूत के रूप में रतन सिंह के पास भेजा। चित्तौड़गढ़ में बैठा है रावल रतन सिंह। अब ये जो है इसके पास आया, लेकिन जो है उसकी कोई बात नहीं मानी जाती है। जब बात नहीं मानी जाती है तो फिर आपको पता ही है क्या होता है। ये इस प्रकार से अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ किले की घेराबंदी करता है। ये पूरा का पूरा इस किले को सेना के द्वारा घेर लिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 28 जनवरी 1303 ईस्वी को चित्तौड़ दुर्ग को
घेर लिया और 8 महीने तक घेरे रखा। 8 महीने तक ये दुर्ग को घेरे रखता है, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है 28 जनवरी 1303 ईस्वी को। ठीक है, सुरजा जो है वो दूत के रूप में रतन सिंह के पास भेजा जाता है, लेकिन कोई भी बात यहां पर अधीनता स्वीकार नहीं देखी जाती है। हाँ, माता जी देख रही है, धन्यवाद सुरेंद्र जी नायक, सभी को नमस्कार, कोई भी देख रहा हो आप पढ़िएगा। अब यहां पर क्या होता है, चित्तौड़ दुर्ग का पहला साका, चित्तौड़ दुर्ग का पहला साका जिसमें 26 अगस्त 1303 ईस्वी, चित्तौड़ दुर्ग का जो पहला साका होता है उसमें तारीख क्या याद रखनी है, 26 अगस्त 1303 ईस्वी। हाँ, यहां पर आपको यह जरूर याद रखना है कि राघव चेतन जो था वो दरबारी पंडित था, उसको जब देश निकाला दिया गया तभी वो अलाउद्दीन खिलजी के पास, तो आप ऐसे एरो लगा सकते हैं कि ये चलकर कहां चला गया था, अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया था। कहां चला गया था ये, अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया था। ठीक है ना। और यहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला साका 26 अगस्त 1303 को होता है। इसमें केसरिया, केसरिया जो है वो रावल रतन सिंह के नेतृत्व में होता है। आप हमेशा याद रखना, जौहर हमेशा पहले होता है, केसरिया बाद में होता है। जौहर पद्मनी 1600 रानियों के, ठीक है, आपको याद रखना है जौहर पहले होता है। हाँ, आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। केसरिया, जौहर, आक्रमणकारी, उसके अलावा आपको याद रखना है केसरिया, जौहर, आक्रमणकारी, इसको अलावा आपको याद ये रखना है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला साका 26 अगस्त 1303 केसरिया रावल रतन सिंह के द्वारा, जौहर पद्मनी और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। फिर आपको याद रखना है वीर गति को प्राप्त, वीर गति को प्राप्त गोरा व बादल, गोरा व बादल। फिर आपको याद रखना है कि वीर गति को जब ये प्राप्त हो गए, ये केसरिया हो गया, ये जौहर, ये आक्रमणकारी, ये वीर गति को प्राप्त, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग जीतकर अपने पुत्र हिज्र खां को सौंप दिया और इसका नाम बदलकर खिजराबाद रखा, नाम बदलकर खिजराबाद रखा। खिजराबाद रखा। इस बात की जानकारी धाइबा पीर दरगाह
अभिलेख में मिलती है। इस बात की जानकारी धाइबा पीर दरगाह अभिलेख में मिलती है। 16,000 रानियां जो थी वो वीरेंद्र बिश्नोई, आपको याद रखना अकबर के आक्रमण के समय थी, ठीक है ना। दरगाह अभिलेख में मिलती है। अब आपसे पूछा जाए चित्तौड़गढ़ साके का वर्णन किसने किया था, तो मैं आपको बता देता हूं वो भी, और एक ग्रंथ और लिखना है आपको यहां पर, गोरा बादल री चौपाई के लेखक हेमरतन सूरी है। गोरा बादल री चौपाई के लेखक कौन है? हेमरतन सूरी गोरा बादल री चौपाई के लेखक हैं। चित्तौड़गढ़ के पहले साके में जो है यहाँ पर केसरिया किया गया रावल रतन सिंह के नेतृत्व में, जौहर पद्मनी के द्वारा किया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आज हम जाते हैं तो विजय स्तंभ के पास ही वह जौहर कुंड बना हुआ है, वहीं के उधर पास में ही आपको दिखाई देगा समाधेश्वर मंदिर। तो ये सभी पास पास में बने हुए हैं। अब इस चित्तौड़गढ़ के पहले साके का आंखों देखा वर्णन, चित्तौड़ के पहले साके का आंखों देखा वर्णन अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइनुल फतू तारीख ए अलाई चित्तौड़गढ़ के पहले साके का आंखों देखा वर्णन अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइनुल फतू तारीख ए अलाई, एक ही बात है, में किया है। अब क्या हुआ, इसी ग्रंथ को आधार बनाकर खजाइनुल फतू व तारीख ए अलाई को आधार बनाया गया। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने इस ग्रंथ के आधार पर शेरशाह सूरी के समय अवधी भाषा में पद्मावत ग्रंथ की रचना की। शेरशाह सूरी के समय, कौन से? हाँ, ठीक है। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने कत्लेआम किया था। जौहर किसको कहते हैं? जौहर जब रानी जो होती है अपने पूरे किले की रानियों के साथ, दासियों के साथ अग्नि के अंदर अपने आप को जो है अर्पण कर देती है या जल में अर्पण कर देती है, उसे कहते हैं। राहुल सिंह जी, ये आप जो है वीडियो देखें यूट्यूब पर, उन पे बता देंगे। अब आपको यहां पर पूछा जाए पद्मावत ग्रंथ में क्या क्या बातें हुई है, जैसे पूछा जाए पद्मावत ग्रंथ में शरीर चित्तौड़गढ़ को दिखाया गया है, हृदय कहां पर था? सिंहल द्वीप में था। मन रावल रतन सिंह का था। बुद्धि पद्मनी की थी। राक्षस राघव चेतन को दिखाया गया।
मायावी जाल अलाउद्दीन खिलजी को बताया गया है। ठीक है, जैसे प्रश्न पूछा गया इस ग्रंथ में, पद्मावत ग्रंथ में, फिर इसकी कहानी भी बताऊंगा। शरीर जो है वो किसे बताया गया है? चित्तौड़ को। शरीर चित्तौड़ को बताया गया है। अब आपसे पूछेगा मन किसे कहा गया है? तो मन कहा गया है रावल रतन सिंह। आपसे पूछे हृदय, हृदय जो है वो है श्रीलंका। सिंघल द्वीप कह दो या श्रीलंका कह दो, एक ही बात है। बुद्धि पद्मिनी, बुद्धि किसे दिखाया गया है? पद्मिनी को। राक्षस राघव चेतन को। माया अलाउद्दीन खिलजी को। गुरु हीरामन तोता, गुरु या मार्गदर्शक आप जिसको कह सकते हैं, हाँ गुरु या मार्गदर्शक। ललित नाम का तोता था। सांसारिक नाम जो है वो माना गया नागमती को। क्या माना गया? नागमती को सांसारिक कामों का सूचक माना गया है। नागमती कौन थी? नागमती इनकी पहले वाली पत्नी थी। तो आप ये बोल सकते हो, अरे सांसारिक जो है वो माना गया नागमती को। मैं यहां लिख देता हूं, सांसारिक जो है वो माना गया है नागमती को। अब पद्मावत ग्रंथ में क्या है? पहला प्रश्न आएगा किस भाषा में है? तो आपका उत्तर होगा अवधी भाषा में। ठीक है, ग्रंथ का नाम पद्मावत। कब लिखा गया? 1540 में। किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसको आधार मानकर लिखा था? जिसने आधार माना था खजाइनुल फतू या तारीख अलाई को। हमने पढ़ा कि ये है पद्मिनी पैलेस। क्या है? पद्मिनी पैलेस। मैंने कहा कि चित्तौड़गढ़ किले को 8 महीने तक घेरे रखा। चित्तौड़गढ़ किले को 8 महीने तक। आपसे प्रश्न पूछा जाए चित्तौड़ दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग की अलाउद्दीन खिलजी ने 8 महीने तक घेराबंदी की। उसके बाद में क्या होता है कि बांगी आंखा के अंदर जो है माटी जमा होगी, सिर में जू पड़ गई, कई दिन सु नहाया को नहीं। के बाद में बाग मन में ये आई कि भाई आपा और कुछ तो कौन कर सका, लेकिन कम सु कम आपा रानी पद्मिनी ने देख तो जावा। तो भाई उसने बोला कि रावल रतन सिंह, मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा, कोई आक्रमण नहीं करूंगा, मुझे तो पद्मिनी को दिखाया जाए। और ये कुछ इतिहासकार कहते हैं, जैसे मैं कहूं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मतलब कि इस कहानी को काल्पनिक मानते हैं। जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इस कहानी को काल्पनिक मानते हैं। बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार है। और वहां के कुछ लोगों से भी मैंने पता किया, उन्होंने भी कहा, और हम वास्तविकता को देखेंगे भी यहां पर, कि वो यहां पर रावल रतन सिंह जो है वो बुलाता है अलाउद्दीन खिलजी को, और कहा जाता है कि यहां जो ये है पद्मिनी पैलेस, इसकी जो खिड़की होती है इसमें रानी खड़ी होती है। इसके सामने एक और जगह बनाई गई है, वहां पर एक दर्पण लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? दर्पण। उस दर्पण का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वो दिखाई देता है पानी में। उस प्रतिबिंब को देखता है अलाउद्दीन खिलजी और कहता है कि वाह कितनी सुंदर रानी है। हाँ, तब वह यहां पर जो है वो वीरेंद्र कभी गलती से हो भी जाता है, तो वो यहां पर कि अरे गजानंद जी ने बता दिया तो कोई बात नहीं, आप सही कर लेना, मैं सही बता रहा हूं ना। तो यहां पर वो कहता है कि मुझे शादी करनी है। उस समय कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को धक्का मारा और उन्हें किले से नीचे गिरा दिया। अब आप बताओ पद्मिनी पैलेस कहां और उसकी दीवार पता नहीं कहां, तो कैसे नीचे गिरा सकता था? फिर कहते हैं कि नीचे शाही सेना थी और उन्होंने जो है कि गिरफ्तार कर लिया
और गिरफ्तार करने के बाद में वो ले गए कहां पर, दिल्ली। जब दिल्ली ले जाते हैं तो ये बात पद्मिनी को पता चलती है। पद्मिनी जो है पालकी में पूरी सेना को लेकर महिलाओं के वस्त्र पहनाकर ले जाती है, और अलाउद्दीन खिलजी जब देखता है कि पद्मिनी साहिबा आई है तो वो उनको कहते हैं कि तुम आ गई। तो पद्मिनी ने इच्छा जाहिर की कि मैं सबसे पहले अपने पहले वाले पति से मिलना चाहूंगी। फिर वो वहां पर सैनिकों के साथ प्रवेश करती है और उनको वहां से छुड़ा कर लाती है, और उसके बाद दिल्ली से आती हुई सेना जो थी चित्तौड़गढ़ की, उसके ऊपर कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने आक्रमण कर दिया। फिर चित्तौड़गढ़ के पास में एक जगह बनी हुई है, वहां पर जो है युद्ध होता है। उस युद्ध के अंदर केसरिया राव रतन सिंह के द्वारा किया जाता है, पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर किया जाता है। ऐसा कुछ पद्मावत में बताया गया है। ठीक है। हाँ, एक प्रश्न आता है, पद्मिनी की फट ये बनाई थी शांतिलाल जोशी ने। उसे 1991 ईस्वी में बार्सिलोना ओलंपिक में प्रदर्शित। पद्मिनी की जो फड़ है इसे शांतिलाल जोशी ने बार्सिलोना जो है ओलंपिक हुआ था उसके अंदर 1991 ईस्वी में प्रदर्शित किया था। दिख रहा है ये सही? ठीक है। हाँ, इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा इसको ऐतिहासिक मानते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी, ये भी लिख देता हूं। दशरथ शर्मा इस कहानी को ऐतिहासिक मानते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए जौहर कुंड कहां है, तो जौहर कुंड जो है वो चित्तौड़ दुर्ग में है। और पूछा जाए जौहर मेला, जौहर मेला वो भी यहीं पर भरता है, चैत्र कृष्ण एकादशी को। चैत्र कृष्ण एकादशी को जो है जौहर मेला भी भरता है, यह आपको याद रखना है। हाँ, जौहर पहले होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब अपने को याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिजर खां चित्तौड़ दुर्ग को मालदेव सोनगरा को सौंपकर दिल्ली चला जाता है, दिल्ली चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिजर खां चित्तौड़ दुर्ग को मालदेव सोनगरा को सौंपकर दिल्ली चला जाता है। यह आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि वो दिल्ली चला गया, किसको सौंपकर, मालदेव सोनगरा को सौंपकर दिल्ली चला जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको बात करना है, सौंपकर दिल्ली चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद। फिर याद करना है कि राणा हमीर मालदेव सोनगरा से चित्तौड़ दुर्ग जीतता है। ये अपने कल की कहानी में पढ़ेंगे। आपको याद रखना है मालदेव सोनगरा को ही मूछाला मालदेव कहते हैं। यह कान्हड़देव चौहान का भाई था। कान्हड़देव चौहान जो थे, अरे अपने कहें
का नाम आता है जालोर। कान्हरदेव चौहान जो है जालोर के शासक थे, उनका ये भाई था। रावल रतन सिंह का भांजा था। मालदेव सोनगरा रावल रतन सिंह का भांजा था। चित्तौड़ के पहले साके में आपको याद करना है, लक्ष्मण देव सिसोदिया के 7 पुत्रों में से 6 पुत्र जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए। हाँ, उमड़ी उमड़ी आंखा लिख लो। लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्रों में से 6 पुत्र पहले साके में वीरगति को प्राप्त, वीरगति को प्राप्त। लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्रों में 6 पुत्र पहले साके में वीरगति को प्राप्त। 7वां पुत्र हरि सिंह का बेटा अमीर था। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम पढ़ेंगे कि सिसोदिया शाखा और उसके संस्थापक जो हैं वो। फड़ क्या होती है? फड़ किसी देवी देवता का जीवन गाथा को कपड़े के ऊपर चित्रांकन करना फड़ कहलाता है। उसमें कुछ महापुरुष या कुछ महान विभूतियों को भी शामिल कर लिया जाता है। उनकी पूरी बायोग्राफी जो होती है वो कपड़े पर लिखी जाती है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।